Welcome. Good afternoon, students. My name is Shalini Pandey. I am a clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing. So, students, today we are going to the next topic, Mental Health Act 1987. Okay, some law have been made for mentally ill patient. So, today we will learn about the law for mentally ill patient. We have to know this before starting the topic. Law is very important for the mentally ill patient because they do not take any wrong advantage and do not harm their properties. That's why we have to must learn about the law. Okay, mentally ill patient do not know anything and they are incapable to do something. That's why law is very important. Let's start the topic. Let's start with its history. First is the Mental Health Act was drafted by Parliament in 1987. Okay, when was drafted by Parliament? In 1987. Okay, next is a came into effect in all the state and union territories of India in April 1993. When was came? In April 1993. ठीक है, ये कब आया था? अप्रैल में 1993 में. Then so after this replaces the Indian Lunacy Act of 1912. Who replaces the Indian Lunacy Act? The Mental Health Act. Okay, next is which had yearly replaced the Indian Lunacy Act Asylum 1858. ओके, जिसने क्या किया था? इंडियन लुनेंसी असाइलम एक्ट को 1858 में रिप्लेस किया था. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड ऑब्जेक्टिव्स. Some objectives have been created for mentally ill patient. So we will say it one by one. First is to establish central and state authorities for licensing and supervising the psychiatric hospitals. It means जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनके सुपरवाइजिंग और लाइसेंसिंग की अथॉरिटी के लिए. कहाँ से? सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के लिए. ओके, नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश सच साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम. ओके, साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम के इस्टेब्लिश के लिए. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ चेक ऑन वर्किंग ऑफ दिस हॉस्पिटल. ओके, सो थर्ड, व्हाट इज़ दिस? ओनली फॉर चेक. ओके, मीन्स जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी वर्किंग के लिए चेक की नीड होती है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर कस्टडी ऑफ मेंटली इल पर्सन हु आर अनेबल टू लुक आफ्टर देम सेल्फ एंड आर डेंजरस फॉर देम सेल्फ एंड और अदर्स. ओके, तो ऐसे पेशेंट जो खुद के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं, किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे मेंटली इल पर्सन की कस्टडी प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटली इल. ओके, सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए फॉर डेंजरस मेंटली इल पेशेंट से. नेक्स्ट इज टू रेगुलेट प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पर्सन. ठीक है, जो मेंटली पर्सन रहते हैं उसके लिए क्या होता है, एक एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए. नेक्स्ट इज टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ दिस डिटेन इंडिविजुअल. ठीक है, ऐसे पेशेंट जो डिटेन किए हुए हिरासत में लिए गए हैं तो उनकी राइट्स की सेफ गार्ड के लिए. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सिटीजन फ्रॉम बीइंग डिटेन अननेसेसरी. ठीक है, सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए जो अननेसेसरी डिटेन किए हुए हैं. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ मेंटली इल पर्सन. ठीक है, जो मेंटली पर्सन है उसके मेंटेनेंस के लिए जो चार्ज लगता है उसके प्रोवाइड के लिए. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द लीगल एड टू पुअर मेंटली इल क्रिमिनल्स एट स्टेट एक्सपेंसेस. ठीक है, मतलब जो पुअर पर्सन है, ठीक है, पुअर मेंटली पर्सन है, वो क्या करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनके मेंटेनेंस की चार्ज वो दे सके, तो उसके लिए लीगल एड के लिए, इट मीन्स उनके लिए लीगल सहायता के लिए प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज टू चेंज ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडियन लुनेंसी एक्ट टू न्यू सूट वंस. मतलब जो भी ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिससे ऑफेंसिव मीन्स ऐसे मीन्स अपमानजनक, जो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को चेंज करने के लिए. ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे. सो लेट्स मूव टूवर्ड chapters. Okay, salient feature of the act. Okay, there are 10 chapters inside it. We will discuss with one by one. Okay, so chapter first deal with
प्रिलिमिनरीज ऑफ द एक्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरीज मीन्स क्या होता है, जो भी स्टार्टिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उस चीज़ को क्या किया गया, फर्स्ट चैप्टर में डील किया गया है, ओके। नेक्स्ट इज द सेकेंड चैप्टर, डील विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ओके। सो मेंटल हेल्थ के जो भी मेंटल हेल्थ है उसकी अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, जो हमें कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल से, ओके। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इज द deal with establishment and maintenance of psychiatric hospital and nursing home, ओके। तो थर्ड चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डील किया गया है, establishment and maintenance of psychiatric and nursing home, जो psychiatric hospital हैं और nursing home है उसके establishment और maintenance के बारे में डील किया हुआ है। नेक्स्ट इज द फोर्थ चैप्टर, डील विद द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। जो पेशेंट होते हैं जिनको डिटेन किया हुआ होता है, जो हिरासत में लिया जाता है, तो ऐसे पेशेंट के एडमिशन के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ के प्रोसीजर के बारे में डील किया हुआ है, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। देन चैप्टर फिफ्थ, इट डील विद द इंस्पेक्शन, डिस्चार्ज, लीव ऑफ एब्सेंस एंड रिमूवल ऑफ मेंटली इल पेशेंट, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डील किया हुआ है, इंस्पेक्शन के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में, ठीक है, देन लीव ऑफ एब्सेंस एंड रिमूवल के बारे में। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ चैप्टर, इट डील विद द जुडिशियल इंक्वाजिशन रिगार्डिंग एलिज मेंटली इल पर्सन पोजेसिंग प्रॉपर्टी एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। जो मेंटली इल पर्सन रहते हैं उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है, ठीक है। अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो उसको कानूनी पूछताछ के लिए, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के बारे में डील किया गया है। नेक्स्ट इज अ seventh chapter, it deal with the maintenance of mentally ill person in psychiatric hospital and psychiatric home, ओके। मेंटली इल पेशेंट जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक होम में रहते हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में डील किया गया है। नेक्स्ट इज इट डील द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, ठीक है। जो मेंटली इल पेशेंट रहते हैं उनकी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, तो उस राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में डील किया हुआ है। देन नाइन्थ चैप्टर, इट डील विथ पेनल्टी एंड प्रोसीजर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट में कुछ पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, डील किया हुआ है, जो अगर कोई पर्सन रहता है अगर उस प्रोसीजर अच्छी तरीके से नहीं करता है या फिर किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज़ लगती हैं, तो उसके बारे में डील किया हुआ है नाइन्थ चैप्टर में। देन इट डील विथ मिसलेनियस मैटर नॉट कवर्ड इट अदर चैप्टर ऑफ द एक्ट, ठीक है। 10th चैप्टर में मिसलेनियस के बारे में डील किया हुआ है, मीन्स अदर्स चीज़ के बारे में डील किया हुआ है जो किसी अदर चैप्टर में इसे कवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। इसमें हम लोग 4 चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, देन सेकंड इज द मेंटली इल पर्सन, देन थर्ड इज अ साइकेट्रिस्ट, एंड फोर्थ इज अ रिसेप्शन ऑर्डर, ओके। सो फर्स्ट इज अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एस्टैब्लिश और मेंटेनेंस बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन, ओके। साइकेट्रिक हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होता है, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बिना हम कोई भी साइकेट्रिक नर्सिंग होम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ओके। तो इसके मेंटेनेंस के बारे में जो भी मेंटेनेंस वगैरह रहता है वो गवर्नमेंट देखती है, प्लस साथ में इसमें जो मेंटली किसी अदर पर्सन के द्वारा मेंटली पर्सन का केयर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज अ मेंटली इल पर्सन। अब मेंटली इल पर्सन कौन होते हैं, अ पर्सन हु इज नीड फॉर ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, ओके। ऐसे पर्सन जिसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बिहेवियर में चेंजेस होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे पर्सन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटली इल पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज अ साइकेट्रिस्ट, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर possessing a PG or diploma in psychiatric recognized by the MLC, ओके। तो ऐसे पर्सन जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, जिनको डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, MLC, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट रिसेप्शन ऑर्डर, एन ऑर्डर मेड अंडर अ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट for the admission and detention of mentally ill person
इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए किसी भी पर्सन को रिसेप्शन ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसेप्शन ऑर्डर देखता है रिसेप्शन सेंटर में जो रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्शन ऑर्डर। ये हमको कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल से मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ओल्ड टर्म और न्यू टर्म्स बताए गए हैं। जैसे कि ओल्ड टर्म में पहले क्या बोलते थे हम लोग, लुनैटिक बोलते थे, बट अब न्यू टर्म में हम क्या बोलते हैं उसको, मेंटली इल पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ लुनैटिक असाइलम। ओके, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल। नेक्स्ट है क्रिमिनल लुनैटिक। ठीक है, क्रिमिनल लुनैटिक को अब हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटली इल प्रिजनर्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकेंड। ओके, देन चैप्टर सेकेंड इज डील with the procedure of for establishment of mental health authority at central और state level। ओके, तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इसमें जो सेकंड चैप्टर दिया गया है, तो इसमें प्रोसीजर के बारे में डील किया हुआ है, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसके अथॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। शैल बी सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन शैल बी इन चार्ज ऑफ रेगुलेशन, डेवलपमेंट, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी ये सारे सुपरिटेंडेंट होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, ये किसके अंदर कंट्रोल में रहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या होता है, सुपरिटेंडेंट किया जाता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है। देन जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो इंचार्ज होते हैं किसके, रेगुलेशन के, डेवलपमेंट के, देन डायरेक्शन के एंड कोऑर्डिनेशन के, उनको इसका इंचार्ज बनाया जाता है किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। नेक्स्ट इज द सुपरवाइज द साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम एंड अदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज एजेंसी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इसको सुपरवाइज किया जाता है, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग होम है, या फिर जो अदर्स जैसे कि कुछ एजेंसीज होती है, हेल्थ सर्विस एजेंसी, तो उसको किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू मेंटल हेल्थ। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कोई भी एडवाइस कर सकता है। नेक्स्ट इज चैप्टर सेकेंड। ठीक है, चैप्टर सेकेंड में किस चीज़ के बारे में डील किया गया है, गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ओके, साइकेट्रिक हॉस्पिटल के गाइडलाइंस के बारे में, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के बारे में, एस्टैब्लिश के बारे में, मेंटेनेंस से रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या बताया गया है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है। Then provision for licensing authority to process application for license। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस्टेब्लिश करना चाहता है तो नर्सिंग हॉस्पिटल, तो उसके लाइसेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसको लाइसेंस अथॉरिटीज़ दिया जाता है, इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, तो उसके बारे में जो लाइसेंस होता है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है सामने वाला पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज the central government में establish और मेंटेनेंस साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम को फॉर द एडमिशन एंड केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। ओके, मेंटल पर्सन के एडमिशन के लिए और उसके केयर के लिए। देन सेपरेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम में भी इस्टेब्लिश और मेंटेनेंस। ठीक है, जो भी साइकेट्रिक नर्सिंग होम है और साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि दोज हु आर अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है, ऐसे पर्सन जो मतलब 16 ईयर के अंडर आते हैं, जो 16 साल से कम के बच्चे हैं, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके रख सकते हैं। दोज हु आर एडिक्टेड टू एल्कोहल और अदर ड्रग विच लीड टू बिहेवियर चेंज इन अ पर्सन। ठीक है, ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्टेड है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो ऐसे पर्सन को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, ऐसे पर्सन जो किसी के लिए अपराधी ठहराए गए हों, तो ऐसे पर्सन को भी हम लोग सेपरेट करके रख सकते हैं। तो इसमें सेपरेट के बारे में बताया गया कि हम अलग करके ऐसे पर्सन को हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर फोर्थ। ओके, सो चैप्टर फोर्थ में पहले ही मैं बता चुकी हूँ किस चीज़ के बारे में डील किया गया है, एडमिशन के बारे में डील किया गया है। ओके, इट डील विद द प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिटेंशन नर्सिंग हॉस्पिटल। ओके,
तो इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट एडमिशन के टाइप्स हैं, जैसे एडमिशन अंडर वॉलेंट्री बेसिस सेक्शन 15 एंड 16, देन एडमिशन अंडर अथॉरिटी ऑर्डर, देन एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमटेंस, इट मीन्स इन वॉलेंट्री बेसिस, ओके, सेक्शन 19, ओके। सो इसमें जो सेकंड है एडमिशन अंडर अथॉरिटी ऑर्डर, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन सेक्शन 20, रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन 23, देन रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट सेक्शन 26, देन मेंटली इल prisoners section 27, okay. So we will discuss with one by one. So firstly we will discuss admission on voluntary basis, admission under special circumstance and reception order. तो फर्स्ट इज अ एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस। सो हम लोग को इसमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, एडमिशन वॉलेंट्री बेसिस से एडमिशन करवाने के लिए रिक्वेस्ट बाय अ मेजर गार्जियन एंड ऑफ द minor for admission to medical officer, then medical officer make inquiry for 24 hours. If the medical officer satisfy for admission and opinion requirement for treatment, then voluntary admission is made, okay. तो फर्स्टली क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है किसी मेजर या गार्जियन के द्वारा, ठीक है, एप्लीकेशन दिया जाता है वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को। तो मेडिकल ऑफिसर क्या करती है, 24 आवर इंक्वायरी करती है 24 आवर के अंदर। देन अगर मेडिकल ऑफिसर इससे सेटिस्फाई हो जाती है उसके ओपिनियन से, या फिर एडमिशन अगर करवाना है उससे रिलेटेड अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद ये वॉलेंट्री एडमिशन क्या हो जाता है, डन हो जाता है, ठीक है, उसका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट इज अ ये सेम है एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस, दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट बाय मेजर फॉर एडमिशन और वॉलेंट्री बेसिस, वही एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है फर्स्टली गार्जियन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है 24 सेम है ऑन रिसेप्शन और रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज शैल मेक इंक्वायरी फॉर पीरियड 24 आवर्स। देन अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद वॉलेंट्री एडमिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देन अगर एडमिशन करवाना है उससे पहले कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ नियम्स होते हैं, उसके बारे में वो बताती है कि ये सारे उनको नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमटेंस, ओके। सो जो वॉलेंट्री एडमिशन है और इनवॉलेंट्री एडमिशन है वो सेम है, रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे पेशेंट इज अनविलिंग और अनेबल टू मेक रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, अ रिलेटिव फ्रेंड्स मेक्स एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, medical officer makes inquiry within 24 hours. If the medical officer is satisfied for admission, involuntary admission is made, okay। जैसे कि फर्स्टली यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वॉलेंट्री बेसिस में फर्स्टली क्या होता है, गार्जियन या कोई मेजर एप्लीकेशन ले जाता है, रिक्वेस्ट करता है ना। सो इनवॉलेंट्री एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट अगर अनेबल है, ठीक है, तो उसकी जगह पे उसके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा मतलब वो पेशेंट के बिहाफ में एप्लीकेशन देते हैं मेडिकल ऑफिसर को। सेम मेडिकल ऑफिसर क्या करती है, इंक्वायरी करती है 24 आवर के अंदर। देन अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद इनवॉलेंट्री एडमिशन क्या हो जाता है, डन हो जाता है, इनवॉलेंट्री एडमिशन हो जाता है पेशेंट का, ओके। सो ये सेम है, इसका एक्सप्लेनेशन है सेम जो अभी समझाई। पेशेंट अनेबल होता है एक्सप्रेस करने में अपनी सारी चीज़ें, तो बिहाफ द पेशेंट वो क्या करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्या करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन उसका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट इज अ एडमिशन अंडर अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑर्डर्स। सो फर्स्ट इज पिटिशन, देन एग्जामिनेशन, डिटर्मिनेशन, देन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पिटिशन इट मीन्स अगर कोई किसी की सिफारिश करता है एडमिशन के लिए तो देन उसका क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, ओके। एग्जामिनेशन के बाद डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन होने के बाद जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो मेडिकल वहाँ के ऑफिसर रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर रहता है कि एग्जामिनेशन के बाद वो क्या करें, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए या फिर रिलीज़ करवाए, ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रिलीज होगा या तो हॉस्पिटलाइज्ड होगा, ओके। हॉस्पिटलाइज्ड में फर्स्टली क्या है, इमरजेंसी है, शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म है, ओके। इमरजेंसी इज नथिंग बट
control on immediate treat to self or others, then short term for diagnosis and short term therapy, and long term for treatment and determined ready for discharge. Okay, so फर्स्ट इज रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन. ठीक है, अब रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन का एडमिशन कैसे होता है देखेंगे. फर्स्ट है ओनली अ रिलेटिव और फ्रेंड मेक एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट एंड एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, देन मजिस्ट्रेट ऑब्टेन कंसर्न फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मेंटल हॉस्पिटल, देन एडमिशन अंडर द रिसेप्शन ऑर्डर इज मेड. ओके, फर्स्टली क्या होता है, रिलेटिव या फ्रेंड्स के द्वारा क्या होता है, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन वो लोग लिखते हैं या देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो एप्लीकेशन है वो मतलब कम से कम 2 मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ चाहिए होता है. उसके बाद वो क्या होता है, जो वहाँ की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है वो मजिस्ट्रेट से कंसल्ट करने के बाद उसका ये एडमिशन क्या हो जाता है, मतलब एडमिशन वो लोग ले लेते हैं. ये होता है रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन. नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट. ओके, सो इसमें क्या होता है, मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंस बिहेवियर डिटेन बाय पुलिस ऑफिसर. ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट जो वायलेंट बिहेव कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, या ऐसे किसी के द्वारा लाया गया होता है. उसको क्या होता है, जो पेशेंट है उसको 24 आवर के अंदर कोर्ट में उसकी पूछताछ की जाती है. ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन दिया जाता है. इसमें भी सेम है, वही 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगते हैं. देन मजिस्ट्रेट इशू रिसेप्शन ऑर्डर. उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करती है, इशू करती है वहाँ रिसेप्शन ऑर्डर को. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्वेस्ट ऑफ मेंटल इल पेशेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, जो भी पेशेंट है उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू क्या होता है, पेशेंट की लीगली तरीके से उसकी पूछताछ की जाती है. ठीक है, देन इन द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट फॉर द एडमिशन. ठीक है, ऐसे पर्सन जिसको ज़रूरत है एडमिशन का तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू उसका एडमिशन करवा दिया जाता है. ओके, सो this is just its explanation, nothing else. Then admission for mentally ill prisoners. A mental ill prisoner may be admitted into a mental hospital on order of the presiding officer or a court. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कोर्ट मतलब उसके थ्रू इसका एडमिशन किया जाता है, जो मेंटल इल पर्सन है उसका मेंटल हॉस्पिटल में. सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड 5th चैप्टर, inspection, discharge, leave of absence and removal. So first is the inspection. So not less than 3 visitors shall list at least once in every month. Then make a joint inspection of every part of the psychiatric hospital. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स है या उसका कम से कम एवरी मंथ में जब एवरी मंथ में कम से कम 3 विजिटर्स होने चाहिए. देन उसकी एवरी पार्ट में जॉइंट इंस्पेक्शन होनी चाहिए. देन शैल एंटर इन अ बुक कीप्ड फॉर अ पर्पस सच रिमार्क एज दे डीम अप्रोप्रिएटली इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट एंड कंडीशन. ठीक है, जो पर्पस के लिए जो बुक है उसमें ऐसी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो पेशेंट से मेंटेनेंस के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उनके कंडीशन से रिलेटेड हो. ठीक है, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में हो. द विजिटर्स शैल नॉट एंटायर टू इंस्पेक्ट एनी पर्सन रिकॉर्ड्स ऑफ एंड इन पेशेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर. ठीक है, जो पेशेंट है, जो विजिटर्स होते हैं तो पेशेंट के जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं वो चेक नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज अ डिस्चार्ज. ओके, डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस. सो मेडिकल ऑफिसर of hospital on recommendation from 2 medical practitioners can issue direction for discharge of patient. इसमें क्या होता है, जो टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रिकमेंडेशन पे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होती है वो पेशेंट को डिस्चार्ज दे देती है. देन सेकंड है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमटेंस. ये सेम है, जैसे ही स्पेशल सर्कमटेंस के अंडर उसका एडमिशन होता है पेशेंट का, सेम उसी तरीके से उसका डिस्चार्ज होता है. जैसे कि अ रिलेटिव और फ्रेंड मेक अ एप्लीकेशन टू द मेडिकल ऑफिसर for care and custody of the patient. A relative are required to finish a bond, a long
with an undertaken that a mentally ill person shall be prevented from causing injury to self or others. ठीक है, और पेशेंट क्या होता है, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के थ्रू जो एप्लीकेशन आता है तो उसके थ्रू वो क्या करती है, उसको कस्टडी प्रोवाइड करती है, उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड करती है, बट इसमें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखती है कि जो भी वो बॉन्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए पेशेंट के. ओके, देन साथ में वो उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में चेक करती है कि वो किसी को आगे चल के हार्म ना पहुंचाए, खुद को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, उसको इंजर्ड ना करे. देन डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर. देन इसमें सेम है, एन एप्लीकेशन इज मेड, सबसे पहले एप्लीकेशन दिया जाता है, देन बनता है. देन उसके बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल की मेडिकल इंचार्ज हैं, ठीक है, वो सर्टिफाइड करती है. देन उसके बाद जो वहाँ की जो मजिस्ट्रेट है तो वो क्या करती है, इशू करती है उसका रिसेप्शन ऑर्डर, मतलब सॉरी एडमिशन के लिए रिसेप्शन ऑर्डर दे देती है. नेक्स्ट रीज़न सेम वही है, एप्लीकेशन दिया जाता है, देन वही सर्टिफिकेट बाय मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम, देन मजिस्ट्रेट इशू ऑन ऑर्डर इफ पेशेंट इज फिट और डिस्चार्ज, अगर वो फिट है तो उसको डिस्चार्ज कर सकती है. नेक्स्ट रीज़न discharge of mentally ill prisoners. A mental patient authority have to report every 6 months about the person's state of mind to authority which had ordered detention. As soon as they find that the person is fit to stand the trial, they have to inform about the same to the authority concerned. The person is then handed over to the person officer for further legal action. Okay. इसमें क्या होता है, जो वहाँ की मेडिकल इंचार्ज है, ठीक है, वो मेडिकल ऑफिसर वो क्या करती है, वहाँ पे एवरी 6 मंथ में जो जिसके द्वारा पेशेंट का एडमिशन हुआ है मेडिकल हॉस्पिटल में, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में, तो उसको एवरी 6 मंथ में क्या करती है, रिपोर्ट सेंड करती है कि वो मेंटली ठीक है या नहीं, ठीक है, वो मेंटली फिट है या नहीं. तो ऐसा एक रिपोर्ट तैयार करती है एवरी 6 मंथ में. उसके बाद क्या करती है, अगर पेशेंट फिट है तो उसके बाद वो वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनको लीगली एक्शन के लिए हैंड ओवर कर देती है. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीव ऑफ एब्सेंस. ओके, सेक्शन 45. लीव ऑफ एब्सेंस मीन्स व्हेन मेंटली इल पेशेंट आर डिटेंडेड इन हॉस्पिटल, दे मे बी गिवन टाइम लिमिटेड लीव to leave the hospital with permission to visit family members. It is step toward community treatment. ठीक है, तो लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को कुछ दिनों के लिए लीव किया जाता है, मतलब उसको घर जाने की परमिशन होती है फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए या किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए. ठीक है, तो इसका जो टाइम लिमिटेशन है वो 60 डेज का होता है. ठीक है, तो ये एक स्टेप है टूवर्ड कम्युनिटी ट्रीटमेंट. सो नेक्स्ट इज अ रिमूवल. So any mentally ill person other than a voluntary patient subject to any general or special order of the state government be removed from any psychiatric hospital or psychiatric nursing home to any other psychiatric hospital or psychiatric nursing home. Okay, so next is within the state or the any other state with the concern of the government ऑफ द अदर स्टेट. ओके, इट मीन्स रिमूवल मीन्स क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर साइकेट्रिक हॉस्पिटल या फिर किसी अदर साइकेट्रिक नर्सिंग होम में हम लोग उसको मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके उनसे कंसर्न करके. ठीक है, इसके लिए हम लोग को जनरल और स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग किसी भी अदर जगह रिमूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रिमूव बोलते हैं. नेक्स्ट इज चैप्टर 6. ठीक है, चैप्टर 6 में किस चीज़ के बारे में डील किया गया था, उसके प्रॉपर्टीज़ एंड मैनेजमेंट के बारे में. ओके, इफ़ अ मेंटली इल पर्सन इज पोजेस्ड ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, अगर किसी पर्सन के पास अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, एन एप्लीकेशन फॉर होल्डिंग एन इंक्वाजिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स इनटू अ मेंटल कंडीशन सच पर्सन मे बी मेड आइदर. ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टीज़ है तो वहाँ पे जो उसकी देख रेख करता है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कानूनी पूछताछ के थ्रू एक एप्लीकेशन दे सकते हैं. अगर कोई पर्सन है, मे बी उसके रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है या फिर पब्लिक क्यूरेटर की तरफ से हो सकता है एप्लीकेशन. देन बाय एडवोकेट जनरल ऑफ द
स्टेट, और कलेक्टर के थ्रू हो सकता है, मे बी वेयर द प्रॉपर्टीज लैंड. देन नेक्स्ट इज the duty of the court is determine judicial whether the person is incapable of managing himself or his affair and it's really mentally ill in this sense. If so, the district court or collector of district may be appointed by a suitable person to the to be a guardian. Okay, the district court or the collector shall appoint any suitable person to be the manager of प्रॉपर्टी possessed बाय द मेंटली इल. ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट इनकैपेबल है, वो खुद की अच्छी तरीके से देख रेख नहीं कर सकता, प्रॉपर्टीज़ की देख रेख नहीं कर सकता, तो ऐसे कंडीशन में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के कलेक्टर को ये ऑर्डर करते हैं कि वो किसी पर्सन को क्या करे, अपॉइंट करे. ठीक है, मतलब अपॉइंट करे कि वो उसके गार्जियन बन सके. ठीक है, तो वहाँ के जो कलेक्टर है वो किसी सुटेबल पर्सन को देख के उसका गार्जियन अपॉइंट कर देते हैं. नेक्स्ट इज अ 7th chapter, cost of maintenance. Okay, the cost of maintenance of mentally ill person detained as an inpatient in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home shall, unless otherwise provided for by any law, be borne by the government of the state. Then when a mentally ill person has a state or any person legally bound to maintain such person, an application may be made to the district court for payment of cost of maintenance of mentally ill person. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मीन्स अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मतलब उसके मेंटेनेंस में बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं. ठीक है, तो इस कंडीशन में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि वो उनको मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट जो भी लगता है वो प्रोवाइड करे. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है मेंटली इल पर्सन का, तो उसकी पेमेंट के लिए. ठीक है, पेमेंट के लिए वो एक एप्लीकेशन लिख के दे सकता है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट चैप्टर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, देन इसमें हम लोग डील करते हैं द नो मेंटली इल पर्सन शैल बी सब्जेक्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू एनी इंडिग्निटी. ओके, और क्यूरियलिटी. ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मेंटली इल है, तो उसके राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया, राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में. ठीक है, तो कोई भी मेंटली इल पर्सन को फिजिकली और मेंटली तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकता. नो मेंटली इल पर्सन अंडर ट्रीटमेंट शैल बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च. ठीक है, किसी भी पर्सन को रिसर्च के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे सच रिसर्च इज टू डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम और पर्पस ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट. अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसमें भी पेशेंट का बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है, मतलब कोई डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए. जब तक उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, उसका पर्पस नहीं है कुछ, तो ऐसे इस चीज़ के लिए हम रिसर्च के लिए किसी भी पेशेंट का यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है, सच पर्सन बीइंग अ वॉलेंट्री पेशेंट हैज़ गिवन कंसर्न इन रिटर्न और गार्जियन ऑन हिज बिहाफ हैज़ गिवन इस कंसर्न इन राइटिंग. जब तक पेशेंट के गार्जियन के थ्रू कोई लेटर नहीं जाता है, अगर पेशेंट के बिहाफ में कोई गार्जियन उसके लिए लेटर नहीं लिखता, तब तक हम किसी को परमिशन नहीं कर सकते. नो लेटर और अदर कम्युनिकेशन सेंड बाय or to mentally ill person under treatment shall be intercept, detained or destroy. ओके, कोई भी मेंटली इल पेशेंट के लिए अगर उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई लेटर्स आता है या कोई ऐसा कम्युनिकेशन आता है तो उसको कोई भी पर्सन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. Let's move toward 9th chapter, penalty and procedure. It deal with the procedure to be followed for establishment and maintenance of psychiatric hospital nursing home. जो भी psychiatric hospital nursing home है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स बने हुए हैं. ठीक है, कुछ नियम्स बने हुए हैं. तो इस चीज़ को अगर कोई भी फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज बनाए गए हैं. तो उसको अगर इस चीज़ का कोई उल्लंघन करता है तो उसको पेनल्टीज लगती है. ये पेनल्टीज के बारे में 9th चैप्टर में डील किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10th चैप्टर की तरफ. इट डील विद द क्लैरिफिकेशन pertaining to certain procedure to be followed by a medical officer of the hospital. ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह बने हैं वो मेडिकल ऑफिसर के थ्रू इसको फॉलोड किया जाना चाहिए. देन इसमें कुछ बताया गया है रिपोर्ट्स के बारे में. देन रिपोर्ट्स बाय द मेडिकल ऑफिसर. द मेडिकल ऑफिसर शुड मेक अ रिपोर्ट अबाउट द मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द डिस्चार्ज पर्सन
to the authorities under the whose order the mentally ill person was detained in the psychiatric hospital. ओके, तो जो भी पेशेंट एडमिशन जिसके थ्रू एडमिट हुआ है या फिर जिसके थ्रू हम हिरासत में लिए किसी पेशेंट को, तो उसके लिए वो एक क्या करती है, एक एप्लीकेशन बनाती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, उसके डिस्चार्ज से रिलेटेड. देन पेंशन एसेट्रा ऑफ मेंटल इल पेएबल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. देन द पे पेंशन ग्रेजुएटी और एनी अलाउंस इज पेएबल बाय एनी गवर्नमेंट द ऑफिसर इंचार्ज में पे. तो इसके लिए वो क्या कर सकती है, कोई भी उसका पे है या पेंशन है तो वो किसके ऊपर रहता है, वहाँ के गवर्नमेंट या फिर मेडिकल इंचार्ज के ऊपर रहता है, ठीक है. देन to the person having charge of the mentally ill person so much of the said sum as he think fit. The cost of maintenance to any person depend on him or maintenance, ठीक है. जो भी अगर पेशेंट अगर फिट है तो उससे रिलेटेड वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो जितना कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो खुद डिसाइड कर सकती है. देन मतलब कितना उसकी मेंटेनेंस में लगा हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट है अगर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वो उस पेशेंट के ऊपर रहता है या फिर उस इंचार्ज के ऊपर रहता है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना लगना चाहिए, ठीक है. उसके ऊपर रहेगा कि वो अगर ज़्यादा लगाएगी उसके, मतलब अगर वो ज़्यादा लगाते हैं कॉस्ट ऑफ, मतलब कितना ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है उसके मेंटेनेंस में, उसकी देख रेख में, तो ये अगर हम जितना कम से कम हो सके हम कोशिश कर सकते हैं तो उसका चार्ज कम लग सकता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ वहाँ की इंचार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, so last is the implication. So nursing implication of mental health act. So a psychiatric nurse is in the ward 24 hour of the day and the final responsibility of the ward management is on the nurse, ठीक है. जो उसका मैनेजमेंट है वो वार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है, एक नर्स के ऊपर रहती है, ठीक है. वो 24 आवर उस वार्ड में काम करती है तो वो उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उस नर्स के ऊपर रहती है. शी शुड देयर फॉर बी अ वेल वर्स्ड इन एस्पेक्ट ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, ठीक है. जो पेशेंट के लीगल एस्पेक्ट के बारे में नर्स को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है. ये आगे चल के उसका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. दिस नॉलेज हेल्प हर टू गाइड टू द पेशेंट एंड रिलेटिव इन मैटर रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द पेशेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ, ठीक है. ये उन जो भी पेशेंट के लीगल एस्पेक्ट हैं, उनके राइट्स हैं, ये सारी चीज़ पेशेंट को नर्सेस को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे चल के वो क्या कर सके, पेशेंट को गाइड कर सके और उसके अच्छे तरीके से केयर कर सके. द लीगल एंड इथिकल कंटेंट्स of care is important for the psychiatric nurse because its focus concern on rights of mentally of patient and the quality care they receive. जो भी पेशेंट के लीगल और एथिकल कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट नर्सेस के लिए, क्योंकि वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, पेशेंट के राइट्स के ऊपर, उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर, उसके केयर के ऊपर. तो ये सारी चीज़ उस पर फोकस करता है, इसीलिए नर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों की जानकारी होना, ठीक है. सो ये था इम्प्लीकेशन. सो इसी के साथ ये मेंटल हेल्थ एक्ट ख़त्म होता है. थैंक यू. I hope you all are understand.